डियर ऑल, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप एमबीए कर रहे हैं या एमबीए इक्विवेलेंट डिग्री ले रहे हैं या फिर हो सकता है सिर्फ एचआर स्पेशलाइजेशन के लिए आप इस चैनल पर आए हैं, एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक आज पढ़ा रही हूँ आने वाला है और ये 2 पार्ट में वीडियो जो है वो कवर अप करना होगा क्योंकि थोड़ा सा वास्ट है और हमें ब्रॉड कर एलाबोरेट करके अपने आंसर को लिखना होगा क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये जनरली पूछा जाता है। बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी देख लेंगे आप। टॉपिक चल रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मैं एक्ट कवर नहीं कर रही हूँ लेकिन हर जो टॉपिक को पढ़ा रही हूँ उसमें थोड़ी बहुत सेक्शन जो है वो मैं आईडी एक्ट से भी आपको बता रही हूँ ताकि सडनली जब आईडी एक्ट आप पढ़ेंगे 1947 तो आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ चीज़ें जब देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि ये तो हम पहले से ही जानते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो पूरा का पूरा पेपर है उसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जितने भी थ्योरी के आंसर आप प्रिपेयर करेंगे उसमें अगर सेक्शन भी इन्वॉल्व करते हैं तो आपकी कॉपी जो है वो लगेगी कि हाँ बहुत समझदार वाली है और समझदारी नज़र आएगी। और मुझे लगता है कि अगर हम पीजी के स्टूडेंट हैं, मास्टर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हमारे आंसर में क्रिएटिविटी एकदम पीक पर होनी चाहिए। टॉपिक आज जो हमारा है वो मशीनरी फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट है। याद कीजिए आप, मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। आईडी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन के में डिफाइंड है कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या कोई ऐसा डिफरेंस मतलब कोई अंतर या कोई भी ऐसा विवाद जिसमें एम्प्लॉयर और वर्कमैन मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में कोई झगड़ा हो, वर्कमैन हो सकता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन और आसपास के ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर झगड़ ले या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के 2 एम्प्लॉयर उनके बीच में कोई विवाद हो। इसके अलावा एम्प्लॉय का भी झगड़ा ये तो कॉमन बात है, ये होता ही रहता है। विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट। तो जो हम काम कर रहे हैं, जिस काम में हम इंगेज्ड हैं, हो सकता है कि वो एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन से जुड़ा हुआ हो, जो हम काम कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ हो, या हो सकता है कि कुछ ऐसा भी मैटर हो जो उससे रिलेटेड हो या थोड़ा सा उससे अलग हो। वो सारे नॉन एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन भी आते हैं। वैसे नॉन एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। अगर आप नॉन एम्प्लॉयमेंट को सर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वैसे लोग जो अभी एम्प्लॉयड नहीं हैं या जो जॉब की तलाश में हैं। लेकिन यहाँ पर बेसिकली है कि जो हम जिस वर्क प्लेस में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ बेसिकली ये 3 जो पार्टीज़ हैं, एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयर हो गया या एम्प्लॉय हो गया, इनका विवाद जो है अगर वो बढ़ जाता है तो फिर उसके बहुत सारे सिम्टम नज़र आते हैं, लक्षण नज़र आते हैं, आउटकम नज़र आते हैं। तो आप देखिएगा कि फैक्ट्री तो है भाई, चल रहा था, अचानक कुछ जो कर्मी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो हड़ताल पर बैठ गए। अब जैसे ही हड़ताल हुआ, वर्कर्स ने डिमांड किया, यूनियन ने अपने डिमांड्स को रखा। अब एम्प्लॉयर हाथ खड़ा कर दे रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारी सारी मांगों को तो पूरा नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद माहौल थोड़ा सा बिगड़ जाएगा और एम्प्लॉयर आगे बढ़ जाएगा और उसके पास जो उसका विपन है वो लॉकआउट कर देगा, तालाबंदी कर देगा कि जाओ तुमको हम अब काम पे नहीं आना है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन बंद होगा, ये फैक्ट्री बंद होगा, सारी मांग तो हम पूरी नहीं करेंगे। फिर इसी तरीके से इमोशनली टॉर्चर कर या इमोशनली ब्लैकमेल करके मालिक जो है वो भी आपके साथ बार्गेनिंग कर लेता है, निगोशिएट कर लेता है कि चलो 2-3 डिमांड अगर तुम्हारा पूरा हो गया तो काम करो, फ्यूचर में तुम्हारे सारे मांगों को हम पूरा कर देंगे। ये एक सर्कल की तरह वर्क करता है। आज जब हम इस क्लास को पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, सेटलमेंट मशीनरी को पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम टॉपिक भी पढ़ रहे हैं।
एक बात का ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ग्रीवेंस होगा, हमारे मन में फीलिंग ऑफ इनजस्टिस होगी या डिससेटिस्फैक्शन होगा। किसी को वर्किंग कंडीशन का डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, किसी को अपने कलीग के साथ इशू है, किसी को ओवर टाइम का इशू है, कोई बोनस के लिए रो रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जितने भी ऑब्स्टिकल, हर्डल या जो रिस्ट्रेंट है, कॉन्स्ट्रेंट है, जो रास्ते में बाधा या रुकावट है, औद्योगिक विवाद के रूप में नजर आता है। जब जितनी शिकायतें हम किए जा रहे हैं मैनेजमेंट को, सुपरवाइजर को, कोई हमारी सुन नहीं रहा है, तो हम स्ट्राइक, उसके बाद मालिक लॉकआउट कर देता है, फिर वर्कर पिकेटिंग कर लेते हैं, वर्कर घेराव करते हैं, बॉयकॉट किया जाता है, नॉन कोऑपरेशन नजर आता है। तो बहुत तरीके से हम ये बताते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और अटेंशन के लिए कि हमारे मुद्दों को सुना जाए, देखा जाए, हमारा सॉल्यूशन हमें मिल पाए। इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बहुत तरीक़ों से नज़र आता है। लेकिन अगर आप HR मैनेजर हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर या मैनेजमेंट से जुड़े पीपल हैं जिनको अपने कंपनी को मैनेज करना है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व हो। ये जो बार बार स्ट्राइक हो रहा है, बार बार धरना हो रहा है, घेराव हो रहा है, या कुछ भी विवाद नज़र आ रहा है, तो उसको आखिर हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। एक, हम पहले से ही प्रोएक्टिव अप्रोच लगाएंगे कि डिस्प्यूट हो ही ना, हम अपने वर्कर को इतना सेटिस्फाइड कर दें, इतना उसके अंदर सेटिस्फैक्शन आ जाए जॉब को लेकर कि वो विवाद करे ही नहीं, उससे मेरा झगड़ा झंझट हो ही ना, वो खुश रहे बस। तो जब विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो, फेस दोनों को करना पड़ता है। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके स्मूथ वर्किंग के लिए अच्छा नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में बार बार फसाद हो रहा हो, लफड़ा हो रहा हो। जब आपको डिस्प्यूट को सेटल करना है, विवाद को, तो आप डेली लाइफ से इसको कनेक्ट करें। अगर आपका झगड़ा है किसी से, तो दो ही तरीका है। क्या हम इतने अच्छे से सामने वाले के साथ ट्रीट करें, या वो जैसा चाह रहा है थोड़ा सा उसको भी सुने, तो लड़ाई होगा ही नहीं। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे कि मैरिज में होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों कोऑपरेट करते हैं, या किसी भी रिश्ते में होता है। तो ये कोऑपरेशन अगर वर्कर को रिसीव होने लगा, तो वो लड़ाई करेगा क्या, वो डिस्प्यूट करना चाहेगा क्या। तो जब आप इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर जो है वो भी काम कर रहा है, तो सबसे पहला तरीका है डिस्प्यूट के सेटलमेंट का, या मशीनरी है, वो है प्रिवेंटिव मेजर। डिस्प्यूट होने से पहले यूज किया जाता है, डिस्प्यूट विवाद होने से पहले इसका उपयोग किया जाता है। ये एक वेपन है। प्रिवेंटिव मेजर मतलब क्या हुआ? प्रिवेंटिव मेजर का ये मतलब हुआ कि अगर ठंड आ रही है, वेदर चेंज हो रहा है, तो हम पहले से ही बाहर के फास्ट फूड को ना खाएं, हम खुद से अपना ख्याल रखना शुरू कर दें। हम पहले से ही समझ जाएं कि भाई इस मौसम में अगर बाहर की चीज़ को खाएंगे तो मेरी तबीयत बिगड़ेगी। तो यहाँ एम्प्लॉयर को ये ख्याल रखना है कि विवाद होने ही न दें, हमको विवाद बिल्कुल होने नहीं देना है। तो क्या ये इतना आसान है? तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, इक्विपमेंट है, जिनके सहारे, जिस औजार के सहारे, जिस तरकीब के सहारे, जिस मशीनरी के थ्रू हम वर्कर को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि डिस्प्यूट हो ही ना। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का पहला तरीका ही है, या मशीनरी ही है, उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर, जो विवाद से पहले किया जाता है।
फिर दूसरा है सेटलमेंट मेजर। अब तो हो गया है भाई, कांड तो हो गया है, अब उस कांड को सेटल करना है। या हो सकता है अब सेटलमेंट है तो दो लोग तभी सेटल करेंगे जब थर्ड पार्टी की एंट्री होगी, तो उसमें कुछ लीगल बैटल भी लड़ना पड़ता है और कुछ जो है मीडिएटर के थ्रू भी पॉसिबल हो पाता है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि प्रिवेंटिव मशीनरी भी है और सेटलमेंट मशीनरी भी है। विवाद को रोकने का इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये बिल्कुल सोल है चैप्टर का, जहां हमको ये समझना होगा कि विवाद, औद्योगिक विवाद, वर्कर्स के डिमांड रहेंगे, वो होगा ही, लेकिन उसको रोका कैसे जाए। पहले ही कुछ ऐसा एफर्ट लगा दिया जाए जब वर्कर विवाद ही ना करे। अब आप बताएं कि ये क्या आसान होगा? क्या हर ऑर्गेनाइजेशन इस पर फोकस करती है? तो बिल्कुल नहीं। दुनिया बहुत मतलबी सी है। आप देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि वर्कर्स के साथ इल ट्रीटमेंट रखते हैं, वो सही ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, उनको नौकर नौकर ही लगता है और मालिक जो है वो मालिक के एटीट्यूड में ही रहते हैं। तो पहला तरीका है विवाद को रोकने का, प्रिवेंटिव मेजर, कि हमको विवाद होने ही नहीं देना है। अभी तक कोई कांड नहीं हुआ है, पहले ही उपाय कर लो, बीमार होने से पहले ही अपनी दवा का जुगाड़ कर लो, ये है प्रिवेंटिव मेजर। तो कुछ लिस्ट है जिसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक तरीका है, लड़ाई होगा ही नहीं, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ग्रीवांस प्रोसीजर, ट्राइपार्टाइट बॉडीज, कोड ऑफ डिसिप्लिन और स्टैंडिंग ऑर्डर। इसमें कुछ एक दो और ऐड हो सकते हैं, लेकिन इतना तो मस्ट है। ये जितने प्रिवेंटिव मेजर आप अभी पढ़ रहे हैं, ये सब अलग अलग से चैप्टर हैं और आपको डीप में स्टडी करनी है। पहला जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी बातों को सुना जाता है, उनकी बातों को समझा जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई कम होता है, झंझट कम होता है। अब हमको कुछ काम करना है तो सुपरवाइजर का भी ये फर्ज है कि अपने से नीचे वाले लोगों को बोलने का मौका दे, कि कुछ इनपुट उनका भी लिया जाए। अब क्लास में एक बच्चा तो मॉनिटर है, चलिए ठीक है, लेकिन जितने भी क्लास में और बच्चे पढ़ते हैं, अगर कोई हमें इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, किसी प्रोग्राम फंक्शन में भाग लेना है, कहीं पिकनिक जाना है, कुछ प्रोग्राम करना है, तो अगर सभी बच्चों का नहीं सुना जाएगा तो कुछ बच्चे तो उदास होंगे, निराश होंगे, उनमें डिससेटिस्फैक्शन तो होगा। वो तो कहेंगे कि टीचर कितना बायस्ड है, सिर्फ मॉनिटर जो है उसकी बात मानता है। अगर वर्कर अपनी बातों को रखेंगे, अगर उनके भी से को सुना जाएगा, वो जो बोलना चाह रहे हैं अगर उसको सुना जाएगा, तो फिर अगर उनके कंसल्ट से काम होगा, उनके आइडियाज़ इनपुट को लेकर अगर काम किया जाएगा, तो वहाँ पे डिस्प्यूट तो नहीं होगा। लेकिन जनरली इंडिया का जो वर्किंग स्टाइल है, वर्क प्लेस में काम करने का जो स्ट्रक्चर है, वो अमेरिकन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। अमेरिकन वर्किंग स्टाइल से हम लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, जहाँ पावर का कंसंट्रेशन फ्यू हैंड में होता है। बेसिकली टॉप लेवल वाले या मिडिल वालों के हाथ में पावर है, नीचे वाले को तो बस ऑर्डर ही सुनना है। अब किसी भी यूनिट में अगर वर्कर को पार्टिसिपेट करवाया जाता है डिसीजन मेकिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्राइसिस हो गया, कुछ समस्या हो गई, वर्कर्स की बात को सुना जाए। अब कुछ हमें अगर और भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फंक्शनैलिटीज़ है किसी भी काम में, अगर वर्कर से भी पूछा जाए तो वर्कर बहुत खुश हो जाएगा कि अरे मेरा भी वर्थ है, मेरी भी कुछ कीमत है, बॉस जो है ना मेरी बात को भी सुनते हैं। इससे डिस्प्यूट कम हो जाता है।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रिवेंटिव मेजर है। हम लड़ाई झगड़ा से बच सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो बचाव का जो तरीका है ये अच्छी बात है। अगर मालिक पहले से खुद को रेडी कर रहा है, खुद को तैयार रख रहा है, वो इस बात को समझ पा रहा है कि अगर हम पहले से बचाव नहीं करते हैं तो फिर भारी पड़ जाएंगे। वो एम्प्लॉय अपनी डिमांड को लेकर आएंगे, उनका भी कुछ मांग है, उसको पूरा करना होगा। लेकिन अगर हम वर्कर को हर स्टेप पर ये एहसास कराएं कि तुम कीमती हो भाई, तुमको सुना जाएगा, तो फिर काम जो है बन जाएगा, लड़ाई नहीं होगा। बचाव एक प्रक्रिया है। वैसे भी एक बहुत फेमस सेइंग है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अगर आप प्रिवेंशन कर रहे हैं, किसी चीज़ से बचाव कर रहे हैं, तो फिर आपको कम खर्चा लगेगा। नहीं तो एकाएक अगर आप प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाते हैं तो आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक कॉमन सी बात है। ऐसा कोई वर्कर नहीं है जो जॉब से फुल्ली सेटिस्फाइड है, या ऐसा कोई मालिक भी नहीं है जो अपने काम से या अपने वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। तो ये एक ऐसा मेथड है जहां वर्कर्स को ये अलाउड किया जाए कि भाई तुमसे तो हम बात सुनेंगे ही, तुम बहुत कीमती हो, तुम कुछ बोलो ना। अब इतने में वर्कर खुश हो जाएगा कि हमसे सुना जा रहा है। वर्कर को यह एहसास ना हो कि वो वहाँ नौकर है, उसको लगे कि हम एक टीम के पार्ट हैं, हम तो मेंबर हैं, मेरी भी बात को सुना जाएगा, हम भी वर्दी हैं। ये ज़रूरी है। अब बहुत सारे स्कीम्स है वर्कर पार्टिसिपेशन के, जिसको भी हमें इंडिविजुअली पढ़ना है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर लिखना है तो ये सारे चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी है। अब वर्क कमेटी है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल है, शॉप काउंसिल है, जॉइंट काउंसिल है। अब ऐसे यूनिट को एस्टैब्लिश करके जहां वर्कर को भी और मैनेजमेंट के जितने मेंबर हैं उनको भी इन सभी कमेटी में शामिल किया जाए, और फिर सारे काम को एक साथ मिलजुल कर हैप्पी फैमिली की तरह अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर हम किसी बीमारी से लड़ना चाहते हैं और हमको लग रहा है कि मेरी एज जो है, उम्र जो है वो बढ़ रही है, मुझे कुछ बीमारी हो ही सकता है, डायबिटीज़ हो ही सकता है, थायराइड हो ही सकता है, बीपी बढ़ ही जाएगा, तो पहले से हमको मॉर्निंग वॉक, अपने डाइट को, सब कुछ को कंट्रोल करना पड़ता है। ये बस कंट्रोल करने का तरीका है प्रिवेंटिव मेजर, कि लड़ाई ना हो। तो अगर आप ये बचाव पहले से ही कर लेते हैं तो विवाद नहीं होगा। खेल बस इतना ही है। तो वर्कर को और मैनेजमेंट को ये एहसास होना चाहिए कि हम लोग एक टीम में काम कर रहे हैं, ये टीम एफर्ट है, साथ मिलकर हैप्पी फैमिली की तरह काम करेंगे। और इंडस्ट्रियल रिलेशन का तो अप्रोच ही है यूनिटरी अप्रोच, जहाँ बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन एक होल यूनिट है, सब लोग हैप्पी फैमिली की तरह हैं। ऐसे हैप्पी फैमिली बनाना इतना आसान नहीं है। दूसरा तरीका है बचाव करने का, कलेक्टिव बार्गेनिंग। हिंदी में बोलेंगे सामूहिक साझेदारी। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है? तो एक तरफ वर्कर का ग्रुप है, अब वर्कर का ग्रुप है तो अपना यूनियन बना लेंगे, एक तरफ मैनेजमेंट वाले लोग हैं। अब इन दोनों के बीच में निगोसिएशन होगा, बार्गेनिंग होगा, थोड़ा समझौता मैनेजमेंट कर लेगा, एम्प्लॉयर लोग, और थोड़ा वर्कर करेंगे। क्यों करेंगे? जो डिमांड्स है उसको लेकर समझौता करेंगे। हो सकता है वर्कर्स का मांग हो कि वेज को बढ़ाया जाए, तो मैनेजमेंट भी अड़ गया हो कि जाओ हम वेज नहीं बढ़ाएंगे। फिर दोनों बीच बचाव करेंगे, दोनों बार्गेनिंग करेंगे, निगोसिएशन करेंगे। और ये जो दोनों ग्रुप के बीच में बार्गेनिंग होगी कि ना मेरा ना तेरा, चलो बीच बीच में एक रास्ता निकालते हैं, ये है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में जो कुछ इशू आ रहा है उसको सॉल्व करने का
डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है बार्गेनिंग करना, निगोशिएशन करना। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो इफ़ेक्टिव मेथड है डिस्प्यूट से बचने का, उसमें सबसे पहला काम तो निगोशिएशन ही होता है। हाँ भाई, वर्कर की मांग है, वेज बढ़ जाए, ओवर टाइम ना करना पड़े। इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन है। वर्कर अपना सारा आराम चाहता है, वो सोशल सिक्योरिटी चाहता है, वो भी चाहता है कि वो रिटायर भी हो जाए तो उसको कुछ फ़ायदा मिलता रहे, उसको आगे की ज़िंदगी चलानी है। तो ये जो वर्कर का ग्रुप है जो ये अपना यूनियन बना लेते हैं, और ये जो मैनेजमेंट का ग्रुप है, ये दोनों के बीच में एक सीसॉ चलता ही रहता है, खींचतान लगी रहती है, लेकिन बीच में एक रास्ता निकालना है, वही है कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब निगोशिएशन तो इसमें पहला पार्ट है ही, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है? अरे भाई, जो हम निगोशिएशन करेंगे उसको तो पेन पेपर में तो लाना होगा ना। तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ये मुद्दे पर हम लोगों ने ये रास्ता निकाला है। और इन्फोर्समेंट का मतलब प्लांट लेवल पर और इंडस्ट्री लेवल पर हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग जो वेपन है, जो हथियार है, उसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग अलग से टॉपिक है जिसमें प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको उसको भी पढ़ना होगा। थर्ड तरीका है प्रिवेंटिव मेजर में ग्रीवांस प्रोसीजर, या इसे ही हम बोलते हैं मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर। अब एक बात बताइए, ऐसा नहीं है कि तुरंत वर्कर स्ट्राइक पे ही चल जाते हैं। लड़ाई झगड़ा जो है वो पहले शिकायत से शुरू होता है, जब तुम हमसे बात नहीं कर रहे थे, तुमसे मेरी दोस्ती खत्म। पहले ये धमकियां चलती है, फिर ना ब्लॉक किया जाता है, फिर ना लड़ाई होता है। तो ये जो धमकी है, ये जो ग्रीवांसेस है, बार बार वर्कर जाकर के मैनेजमेंट को बता रहा है कि हम नहीं खुश हैं भाई, मेरी ये मांगे हैं, पूरी करो। तो शिकायत जो लगातार चल रही है वही धीरे धीरे विवाद का रूप ले लेती है और कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो हम लोगों को एक ग्रीवांस, अपनी शिकायतों को दर्ज कराने का जो है वो एक ट्रांसपेरेंट रास्ता मिलना चाहिए। और बेसिकली इसको 4 तरीके से हम हैंडल भी करते हैं। वर्कर को हक है कि वो अपनी शिकायतें रखें, कंप्लेन जो है रजिस्टर करें। आप इस जो डायग्राम बना हुआ है इसको देखेंगे, डायग्राम का एकदम लास्ट वाला जो बॉक्स है उसको देखिए, स्टेज 1। सबसे पहला तरीका है कि जिस सेक्शन में आप काम कर रहे हैं वहाँ के सेक्शन हेड के पास जाकर आपको शिकायत करना है। शिकायत करना है कि आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है। अब अगर सेक्शन हेड वाले नहीं सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी समस्या छोटी मोटी है वो सुन लिए, तो आपका ग्रीवांस वहीं पे रिजॉल्व हो गया, तो आप क्या स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे, घेराव करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। फिर आप बोलेंगे अरे यार मामला तो मेरा निपट गया, अब हमको क्या ज़रूरी है, जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे झंझट करने का क्या ज़रूरत है। ये एक तरीका है। तो जितना मैटर सीवियर होगा, अगर आपकी बातों को सेक्शन हेड या जो आपके डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं सुन रहा है, 48 घंटा के अंदर कुछ आंसर नहीं है, तब फिर आपको आगे बढ़ना होगा। अब जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड एम्प्लॉई है, जो परेशान है, सेक्शन हेड जब बात नहीं सुनता है तो फिर वो डिपार्टमेंटल हेड के पास पहुंचता है रोते हुए। फिर उसको भी, डिपार्टमेंटल हेड को भी 3 दिन के अंदर बता देना है या 5 दिन के अंदर कोई रास्ता बता देना है कि क्या दिक्कत है, और उसका सॉल्यूशन जब वर्कर बता रहा है कि दिक्कत ये है तो फिर उसका सॉल्यूशन दे देना है। अब डिपार्टमेंटल हेड अगर ग्रीवांस को रिजॉल्व नहीं करता है, देन आपको डिविजनल हेड के पास पहुंचना होगा।
डिविजनल हेड भी अगर 7 दिन के अंदर कुछ नहीं करता है तो फिर रोते रोते जो अग्रीव्ड एम्प्लॉय है वो यूनियन पास जाएगा कि अरे कोई नहीं सुना मेरी बात को, अब 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर सब जगह से हम हार जाते हैं और ग्रीवांस हमारा सेटल नहीं होता है तो फिर हम वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन की ओर जाएंगे, वो भी एक रास्ता है। लेकिन अगर ग्रीवांसेस है तो उसको हैंडल करने का यही तरीका है कि हमको क्विक एक्शन लेना होगा। जो शिकायतें आ रही हैं उसको एक्नॉलेज करना होगा, फैक्ट को जुटाना होगा और ग्रीवांस के कारण को पता लगाना होगा, फिर डिसीजन देना होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, उसे एग्जीक्यूशन देखना होगा, फिर हम रिव्यू देंगे। तो ग्रीवांस प्रोसीजर बेसिकली 2 स्टेप में 2 तरीके से हो सकता है। एक है ओपन डोर पॉलिसी, जहाँ जो पार्टी है, जो परेशान है, जो एम्प्लॉय, वो डायरेक्टली अपनी समस्याओं को टॉप एग्जीक्यूटिव तक ले जा सकता है। और दूसरा तरीका है स्टेप बाय स्टेप, सरकारी विभाग की तरह स्टेप लैडर पॉलिसी भी बोलते हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ कर पहले सेक्शन हेड, डिपार्टमेंटल, फिर डिविजनल, फिर यूनियन तक जाएंगे। ये जो ग्रीवांस प्रोसीजर की बातें हुई थी, ये पहली बार जो है 16 सेशन में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के ये 16 सेशन में या 15 सेशन में हुई थी, जहाँ पर बताया गया था कि अगर वर्कर के अंदर शिकायतें हैं तो फिर एक उसका ग्रीवांस रिड्रेसल होना चाहिए। अब जो है कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए कि जो वर्कर जिनकी शिकायतें हैं उसका निदान हो सके। ये है ग्रीवांस प्रोसीजर। आप अगर इसे लिखेंगे तो आप कुछ हद तक ग्रीवांस को डिफाइन कर सकते हैं। और ये कुछ अगर नहीं भी समझ आता है तो आप ग्रीवांस का ये जो चार्ट दिख रहा है उसको एग्ज़ाम में बना दें, इफ़ेक्टिव रहेगा। मुझे लगता है ये बहुत बेसिक सा चार्ट है, इसको लोग समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे। अब है चौथा रास्ता, ट्राइपार्टाइट बॉडी। इंडस्ट्री लेवल पर, नेशनल लेवल पर डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का तरीका है प्रिवेंटिव मेजर में। ये ट्राइपार्टाइट बॉडी जो है एक कंसल्टेटिव मशीनरी है। जैसे 2 लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो एक तीसरा जो समझदार आदमी है वो मध्यस्थता करता है। बिल्कुल ट्राइपार्टाइट बॉडी जैसा ही है, ये कंसल्टेटिव मशीनरी है। पार्टी को सामने बिठाना है, म्यूचुअल सेटलमेंट करना है, कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को ये बात बताना है। अब इसमें भी 2-3 बॉडी जो बड़ी फेमस है, एक है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आईएलसी के ही तो 15 या 16 सेशन में मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर की बात हुई थी। इसके अलावा स्टैंडिंग लेबर कमेटी भी है, एसएलसी उसको हम बोलते हैं। तो जो वर्कर का एक रिप्रेजेंटेटिव या एम्प्लॉयर का जो नॉमिनेट होता है वही कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, वर्कर को, एम्प्लॉयर को देते हैं कि भाई झगड़ने से काम नहीं चलेगा, रास्ता निकाला जाए, मैं जो हूँ तुम लोगों के बीच में सुलह करवाऊंगा। तो ट्राइपार्टाइट बॉडी भी प्रिवेंटिव मेजर है। अब जो है कोड ऑफ डिसिप्लिन, ये तो मेरा बड़ा ही पसंदीदा है। मतलब इससे पसंदीदा कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसे ग्रीवांस प्रोसीजर जो अभी आपने पढ़ लिया, जब यूनियन तक वर्कर कंप्लेन लेकर जाते हैं, जनरली मैनेजमेंट ये नहीं चाहता है कि वर्कर यूनियन तक जाए, नहीं तो और झमेला हो जाएगा। इसीलिए जितने भी स्टेज हैं उनको अपने काम को सही ढंग से करना चाहिए, वरना फिर बहुत ज़्यादा लफड़ा है। अब हम बात करेंगे कोड ऑफ डिसिप्लिन की। कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो डिफाइन करता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का
क्या क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क प्लेस में। जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एक दूसरे का जो भी हक अधिकार है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक दूसरे में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे का कोऑपरेशन के बिना काम नहीं चलेगा, इस बात को भी समझना चाहिए। यह बेसिक कोड है, एक तरीके से नियम कानून जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में सब काम ढंग से चल पाए तो ये आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है कि आपको एकदम एथिकली काम करना चाहिए। फेयर ट्रीटमेंट, एक वर्कर को एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉयर को वर्कर का रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। अब जब कोड ऑफ डिसिप्लिन की बात हो रही है, ये अनुशासन का जो हम ब्यौरा, ये चार्ट जो पढ़ रहे हैं, इसका ये भी मतलब है कि ऐसा ना हो कि मालिक जो है ऑर्गेनाइजेशन में कोअर्सन क्रिएट करता हो, डरा रहा हो, धमका रहा हो, काम निकाल रहा हो या वायलेंस हो रहा हो। ऐसा भी ना हो कि एम्प्लॉई जो है वो मालिक के ऊपर एकदम सवार है। ये चीज़ को भी रोकने के लिए कोड ऑफ डिसिप्लिन होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इसके अलावा कोड ऑफ डिसिप्लिन ये भी कहता है कि जो बार बार वर्कर स्ट्राइक पर जा रहे हैं, काम रोक दे रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया जाए। कोड ऑफ डिसिप्लिन ये भी कहता है कि वर्कर्स अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। भाई ठीक है, ट्रेड यूनियन का ग्रोथ भी जरूरी है। आखिर मजदूर अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनकी आवाज़ कौन बनेगा। लेकिन कोड ऑफ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि और किसी भी इंडस्ट्री में डिसिप्लिन को मेंटेन करना। इसका मतलब है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उसका डूज एंड डोंट्स का एक चार्ट होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखिएगा, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो इन फैक्टर का ख्याल रखते हैं। तो ये जो लॉन्ग लिस्ट है कोड ऑफ डिसिप्लिन का, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को गाइड करता है, एक गाइडिंग एलिमेंट है जो रास्ता दिखाता है कि भाई समझदारी से काम लो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो आउटकम है वो सही नहीं होगा, हम लोग दोनों का जो है घर चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अब वर्कर उसको गुस्सा आया, वो उठा के पटक दे रहा है। कोड ऑफ डिसिप्लिन ये कहता है कि ऐसा नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है। आपको शिकायत रखने के लिए आपको एक मिला है, उचित स्थान मिला है, आप ग्रीवांस बता सकते हैं। नहीं सुना जाएगा तो फिर तो आउटकम तो होगा ही, स्ट्राइक है, घेराव है, रास्ता ही रास्ता है। पर पहले डिसिप्लिन दोनों के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कोड ऑफ डिसिप्लिन कह रहा है कि एम्प्लॉय ही मानेगा, वर्कर के लिए है, बॉस को नहीं मानना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बताता है कि आपको ये करना सही है, नहीं करना सही। अगर आप जो कोड को एडहेयर नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, फिर उन पर तो सजा होती ही है। अब एम्प्लॉय है, बोल रहा है कि नहीं हम तो तोड़ के रहेंगे ऑफिस को, तब क्या है, तब तो विवाद होगा ही। मालिक क्या छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये है कोड ऑफ डिसिप्लिन। अब जो छठा है वो है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में पहली बार ये जिक्र हुआ है स्टैंडिंग ऑर्डर का। स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली एम्प्लॉयर बनाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो गवर्न होता है एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में। इसके सारे क्लॉज, प्रोविजन सब कुछ मेंशन्ड है। लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो जो भी टर्म कंडीशन उसमें मेंशन्ड होता है। जब मेरा इंटर्नशिप चल रहा था तो मैंने BCCL के बहुत सारे स्टाफ से मुलाकात की थी, तो वहाँ पर उन सभी के पास स्टैंडिंग ऑर्डर था। वो बार बार उसकी जिक्र करते थे जिसमें टर्म एंड कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट का लिखा हुआ, और बेसिकली ये बनाता है एम्प्लॉयर।
तो जब एम्प्लॉयर बना रहा है तो स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत हद तक एम्प्लॉयर फ्रेंडली होता है। अब इसके अंदर जो टर्म एंड कंडीशन मेंशन्ड है वो तो भाई ऑब्लिगेशन है, वो तो पूरा करना होगा टर्म एंड कंडीशन को वर्कर को। अब स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा रहता है डूज एंड डोंट्स, ये करे ये ना करें, ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, काम करना है, कोड ऑफ कंडक्ट को मानना है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम करते हैं उसको रिलेटेड टर्म एंड कंडीशन उसमें लिखे रहते हैं। वो एक तरीके का ऑर्डर है एम्प्लॉय के लिए कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। अगर आपने सही से काम नहीं किया, अगर आप मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जैसे बीसीसीएल में सीडीए रूल है, मेंशन्ड है कि क्या क्या वो एक्शन होगा जिस पर आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा तो नहीं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहा हो, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, फीमेल स्टाफ के साथ। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है एम्प्लॉय को। लेकिन ये भी प्रिवेंटिव मेजर है कि जहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर इतना फ्लेक्सिबल हो कि एम्प्लॉयर को भी दिक्कत ना हो, एम्प्लॉय को भी दिक्कत ना हो, लेकिन ये एम्प्लॉयर फ्रेंडली ज़्यादा होता है। पर अगर स्टैंडिंग ऑर्डर सही सही मेंशन्ड है, टर्म कंडीशन सब कुछ साफ साफ है, तो फिर ये प्रिवेंटिव मेजर है, लड़ाई झगड़ा से आपको बचा करके रखेगा। आज हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सेटलमेंट मशीनरी को पढ़ रहे हैं। डिस्प्यूट होने से पहले हम प्रिवेंटिव मेजर को यूज करते हैं, प्रिवेंशन का मतलब ही यही है। लेकिन अब इससे अगर काम नहीं बनता है तो फिर हमारे पास सेटलमेंट मशीनरी है जो आपको लीगल रास्ता भी दिखाती है। अगर आपका विवाद इन सभी चीज़ों से रुक जाता है तब वेल अच्छी बात है, अगर इससे नहीं रुक पाता है तो फिर ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और तो फिर होगा क्या, तो होगा क्या कि फिर कानूनी लड़ाई, लीगल बैटल की ओर मूव करना पड़ सकता है। बहुत ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि बहुत हद तक अनफेयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी नजर आता है। वेज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन आम बात है। अब ग्रीवेंसेस आ भी रहा है तो उसको सही से हैंडल ही नहीं किया जा रहा है। कई बार पेमेंट कम मिलता है उसकी शिकायत, कई बार अगर पेमेंट मिलने में देरी हो गया उसकी शिकायत, अगर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ वर्कर्स को रिसीव नहीं हो रही है उसके लिए शिकायतें। कम्युनिकेशन बैरियर तो सबसे ही ज़्यादा दिखता है। लीडरशिप की कमी है, मालिक अपने धुन में रहता है और वर्कर भी अपने ही मनमौजी हैं। कई बार आपको दिखेगा कि विक्टिम एम्प्लॉय होता है, मालिक को फर्क ही नहीं पड़ता, अरे सताया हुआ आदमी है, उसकी मदद ही मालिक नहीं करता है। कोड ऑफ कंडक्ट अगर सेट जो रूल रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अगर वही दोनों ही पार्टीज नहीं माने, अड़ जाए तो भी विवाद होता है। तो ये जितनी भी बातें मैं कह रही हूँ, जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण है, उन कारणों को पता करके कायदे से काम में लग जाना चाहिए। और काम में लगने का अर्थ यही है कि पहले मारपीट सही ऑप्शन नहीं है, पहले बातों से ही इलाज हो जाए वही बेहतर है। प्रिवेंटिव मेजर के जरिए एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ अगर काम को आगे बढ़ें तो फिर डिस्प्यूट नहीं होगा। इतने सारे जो है हमें प्रिवेंटिव मेजर पढ़ने हैं। ये जितनी बातें अभी हमने पढ़ी है इसको इंडिविजुअली सारे टॉपिक को भी पढ़ना है। अगर जब आप इंडिविजुअली सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तब आप किसी भी टॉपिक पर भर भर के लिख सकते हैं और अच्छी बातें फिर आप लिखेंगे, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं डालेंगे। तो फॉर्मल कंप्लेन मैनेजमेंट को करना, या जब मैनेजमेंट नहीं माने तो फिर यूनियन के थ्रू करना,
स्ट्राइक भी करना, लेकिन गलत तरीके से मैनेजमेंट को परेशान न करना कोड ये भी कहता है। जानबूझ के सब वर्कर एक साथ छुट्टी मार ले रहे हैं, एक को दिक्कत है लेकिन गुस्सा सभी दिखा रहे हैं। अपने मर्जी का मनमौजी काम कर रहे हैं, तो वर्क प्लेस का अपना एक प्रॉपर कोड होता है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, आपको करना क्या है नहीं क्या करना है, ये सारी बातें लिखी रहती हैं। इस टॉपिक में इतना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेटलमेंट मेजर, कि क्या वो रास्ता होता है जब थर्ड पार्टी की एंट्री होती है और मामला को सुलझाया जाता है।